Good morning, students. Once again, in the chemistry of class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Today I am going to explain about the laws of chemical combination. आपने जैसा कि क्लास 10th में रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है और केमिस्ट्री में रिएक्शंस का मेन रोल है। कोई भी कंपाउंड हम बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें रिएक्शंस का होना कंपलसरी है। और जब रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस को लॉज फॉलो करते हैं। जिन लॉज के बेसिस पे रिएक्शन होती है वो लॉज आज आपको बताए जाने वाले हैं। तो उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी किस तरह से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे और उनमें किन किन कंडीशंस पे क्या क्या लॉ का एप्लीकेशन होना है। तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में 5 टाइप्स के लॉज हम पढ़ते हैं। इसमें पहला जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ माना जाता है, सभी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग यूज होते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपका पहला लॉ माना जाता है और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, and fifth one is Gay-Lussac's law. ये 5 लॉज की स्टडी हम करेंगे और इनमें जो लॉज हैं किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और किस तरह से वो न्यूमेरिकल में हेल्प करते हैं और रिएक्शन किस तरह से डिटेल में होती हैं। तो जो आपका पहला लॉ है, फिर से मैं आपको बता दूं, 5 लॉज हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नंबर 3 है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 4 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड नंबर 5 Gay-Lussac's लॉ। सभी पे न्यूमेरिकल होते हैं और सबके न्यूमेरिकल कुछ आप जानते भी हैं, कुछ आप आगे सीखेंगे। जो आपका पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें देखिए क्या होता है। आपने थ्योरी पढ़ी है डाल्टन्स की थ्योरी की, एटम से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। कोई भी कंपाउंड जब बनता है या हम जब दो चीजें मिलाते हैं या कोई एक चीज को ही रिएक्शन कराते हैं, चाहे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, तो जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। मास कैन नॉट, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें ये नहीं होता कि मास का लॉस हो। सपोज कीजिए आपने 100 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया है, रिएक्शन कराने से पहले वो 100 ग्राम है और रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने के बाद कई प्रोडक्ट बन गए, 2 में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। लेकिन अगर सारे प्रोडक्ट्स को आप जोड़ेंगे, सारे प्रोडक्ट्स का सम करेंगे मास का, तो वो 100 ही आएगा। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Or you can say in another word, when you take the reactants, suppose you have taken 2 reactants A plus B, आपने इसका कुछ अमाउंट लिया, इसका कुछ अमाउंट लिया और 2 प्रोडक्ट आपने बनाए C plus D। जब आप 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं और 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब आपने A और B लिया, A का कुछ मास लिया होगा, B का कुछ मास लिया होगा, इसका टोटल मास कुछ आया होगा। सपोज कीजिए हमने ये 20 और ये 80 लिया या 60 लिया, मैंने यहाँ पे 100 नहीं कर रहा है, तो ये इक्वल टू हो गया आपका 80। ग्राम में है तो ग्राम में लिख दें, 20 ग्राम 60 ग्राम। और
अब आपका इधर का जो भी प्रोडक्ट बने, ये मुझे नहीं अभी बता सकते कि एग्जैक्टली सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, लेकिन दोनों का जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 80 ही आना चाहिए। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि सी 50 ग्राम बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या जानेंगे कि डी कितना बनेगा, डी 30 ग्राम बनेगा, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ये है आपका पहला लॉ जो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम एक जनरल एग्जांपल, ये तो दिखा आपका a प्लस बी सी प्लस डी, और उसको किस रिएक्शन के फॉर्म में किस तरह से करेंगे। देखिए ये दो रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स, द सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और यू कैन से बिफोर starting the reaction the mass of the reactants will be equals to after the completing the reaction the mass of the product। हम ले रहे हैं C plus O2, it gives CO2। अगर हम अपनी तरफ से मास नहीं ले रहे हैं, जो इनके एटॉमिक मास होते हैं, स्टैंडर्ड मास होते हैं, वही हम यहाँ पे लिखें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2 तो 32, तो 12 और प्लस 32 इक्वल टू 44 आता है। तो आप इधर क्या देखें, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी 44 आएगा। सी का होगा 12 प्लस 16 into 2, दैट विल बी इक्वल टू 44। क्लियर हो रही बात। जब हम कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलाएंगे या एक ही रिएक्टेंट लेते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट का मास, सारे रिएक्टेंट का मास का सम करें और प्रोडक्ट के मास का सम करें, दैट शुड बी इक्वल एंड सेम। See one more example, calcium carbonate. This is a decomposition reaction in class 10 you have studied. On heating, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Suppose you have taken 200 gram this one. कैल्शियम कार्बोनेट आपने 200 ग्राम लिया है, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, इस लॉ को यूज करके आप कर सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम ये लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें आप, कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 16 into 3, कितना हो गया, ये 100 हो गया। अगर आप 100 ग्राम लें इसको, तो ये कितना बनेगा, ये 40 प्लस 16, दैट्स मीन 56। अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट को दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है 56 ग्राम बनेगा। कब, जब ये 100 ग्राम लेंगे, और ये कितना बनेगा आपका CO2, अभी हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, 44 आया था, ये 44 ग्राम बनेगा। सो स्टूडेंट 100 ग्राम के लिए ये 56 बनेगा, तो 200 जब इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल कर देंगे, यानी 56 ग्राम की जगह कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 112 ग्राम, और इसका डबल करेंगे तो 88 ग्राम बनेगा। तो आपकी बात ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जब हम रिएक्टेंट का यूज करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट का मास, ये गैस के फॉर्म में है तो भी हमने इसको मास लिया है इसका, गैस के फॉर्म में आगे और भी सीखेंगे कि गैस के फॉर्म में हम वॉल्यूम लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो भी मास है सब्सटेंस का, वो रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकंड नंबर लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट composition or law of constant proportion. In the first you have studied law of conservation of mass. जब आप कोई दो चीजें मिलाते हैं तो उसमें से दो प्रोडक्ट बने, या एक चीज लेते हैं दो प्रोडक्ट बने, या कई प्रोडक्ट बने, तो उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहता है। ये आपने पहले लॉ में पढ़ा। जब आप कोई कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं या कोई कंपाउंड कहीं से लेते हैं, पाते हैं, कहीं किसी भी सोर्स से कोई कंपाउंड पाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर आपने वेल से लें या हैंडपंप से लें या लेक से लें या बिस्लेरी वाटर लें, कोई भी कहीं से भी वाटर लें, उसका फार्मूला H2O ही लिखते हैं। दैट्स मीन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टेल द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स विल बी इन द कांस्टेंट एंड फिक्स्ड रेशियो। जो भी रेशियो होगा उस कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स होगा।
ये मैटर नहीं करता कि वो किस सोर्स से लिया गया है कि या किस मेथड से वो प्रिपेयर किया गया है। सपोज कीजिए हमने H2O लिया है, H2O वेल से लिया है, उसका भी फार्मूला हमको H2O ही लिखना पड़ेगा, या हम बिस्लेरी वाटर है उसका भी फार्मूला, डिस्टिल्ड वाटर है उसको भी H2O ही बोलेंगे। और H2O में अगर हम इसको बाई मास कंपोजिशन कर, H है 2H है और 1O है, 2H का मास होगा 2, 1 into 2 और 1O का होगा 16। अगर इनको हम रेशियो में लिखते हैं यानी H रेशियो O लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 रेशियो 16 या 1 रेशियो 8। 2 रेशियो 16 में 2 कॉमन लेंगे तो 1 रेशियो 8 आ जाएगा। स्टूडेंट ये ला यही बताता है द कंपाउंड फॉर्म बाय एनी ऑफ द सोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट देयर कंपोजिशन बाय मास विल बी फिक्स्ड। उनको अगर मास के अकॉर्डिंग उनका कंपोजिशन हम सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे तो वो फिक्स रहेगा। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के कई मेथड हैं, C+O2 gives CO2, इसमें CO2 बनेगी, CaCO3 gives CaO plus CO2। ये दो मेथड मैंने आपको बताया सामने लिखे हुए हैं। एक में तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंद करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, दूसरे में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके डिकम्पोज करके CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दो मेथड से बनाई जा रही है। पहले मेथड में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यूज कर रहे हैं, दूसरे मेथड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करेंगे, चाहे इस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई हो चाहे इस मेथड से बनाई गई हो, तो क्या रेशियो निकलेगा, CO2 में 1C है, O2 में 2O है, 1C का 12 हुआ और 2O का हो गया 2 into 16, दैट्स मीन 32। दैट्स मीन कार्बन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास इज 12 रेशियो 32। और इसको हम स्मॉलर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 4 3 12, 3 रेशियो 8। तो हर रेशियो में हर कंपाउंड का जो भी फार्मूला होगा वो अगर उस रेशियो में आप उनके एलिमेंट्स को सिंथेसाइज कर दें, मिला दें, इसको सिंथेसिस बोला जाता है। जब कोई, जैसे पहली रिएक्शन जो मैंने लिखी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उसके एलिमेंट्री सब्सटेंस से बनाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट सोर्स का यूज हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। और जब भी जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जब सोडी ने डिस्कवरी करी आइसोटोप्स की, ये स्टैस के अकॉर्डिंग वेरीफाइड किया गया था कि ये ला जो स्टैस ला भी कह सकते हैं आप इसको, ला ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या ला ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, सोडी ने क्या किया, सोडी ने आइसोटोप की डिस्कवरी करी। आइसोटोप्स में मास अलग अलग हो जाते हैं। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही बताया CO2 CO2 CO2। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, एक का मास 12 होगा, दूसरे का 13 होगा और तीसरे का 14 होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपने स्टडी करी होगी छोटी क्लासेस में। आइसोटोप हम उनको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। पहले वाले में 6 एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर, दूसरे वाले में 6 एटॉमिक नंबर 13 मास नंबर और तीसरे वाले में 6 एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर। तो अगर हम इनमें से अब हम रेशियो निकालेंगे अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका आएगा, इसका तो सेम वही आ जाएगा 3 रेशियो 8, इसका आ जाएगा 13 रेशियो 32 और इसका आ जाएगा 14 रेशियो 32 यानी 7 रेशियो 16। तो सोडी के आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद इस लॉ पे कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि लॉ सिर्फ एक पर्टिकुलर आइसोटोप्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। चाहे आप 13 वाला यूज कर रहे हैं तो 13 वाला ही यूज करेंगे, ये नहीं कि एक फार्मूले में 12 वाला मास का कार्बन यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले में 14 वाला यूज कर रहे हैं, तो ये लॉ उस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, नाउ द थर्ड वन। आपने 2 लॉ अभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली, मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दी है उसको।
अब आप जो थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ स्पेशल भी है, इसके बारे में आपने अभी सुना भी नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। इसमें हम जब कोई दो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, आप कोई दो एलिमेंट अगर आपस में रिएक्शन करा रहे हैं और दोनों अलग अलग तरह से रिएक्शन करके कई कंपाउंड बना सकते हैं, तो एक एलिमेंट का आप अगर फिक्स्ड कोई मास लेते हैं तो दूसरे एलिमेंट का कोई मास, अलग अलग जो मास लेंगे उन मासेस में रेशियो सेम आएगा। व्हेन टू एलिमेंट्स form a compound, one or more compound, the fixed mass of one element and the different masses of the other elements will be in the small whole number ratio. मीन्स ये कि आपने एक एलिमेंट कोई A लिया है और दूसरा एलिमेंट कोई B लिया है और A B मिल करके दो से ज़्यादा या दो कंपाउंड बनाते हैं। सपोज कीजिए हम मान लें एक बनाता है AB और दूसरा बनाता है AB2, दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। अगर हम इसमें चाहे A का रेशियो सेम करें या B का, एक मास कोई सेम लेके चलें। सपोज कीजिए आपने 12 ग्राम लिया है, इसमें देख रहे हैं ये 1 है तो ये फिक्स है, ये 12 है और ये 12 है, और इसका आपने यहाँ पे अगर लिया है 30 ग्राम तो यहाँ पे ये 30 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 30 इंटू 2 यानी 60 होगा। अगर आप किसी एक एलिमेंट का मास सेम रखें और दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस लें और कंपाउंड बनाएं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिसके आपने मासेस अलग अलग लिए हैं वो मासेस का रेशियो फिक्स आएगा। यानी इस कंपाउंड में B का रेशियो और इस कंपाउंड में B का रेशियो, B इन AB एंड B इन AB2 में जो रेशियो बनेगा, यहाँ पे 30 आया और यहाँ पे 60 आया, ये हो गया 30 रेशियो 60, दैट्स मीन 1:2। ये रेशियो छोटे छोटे नंबर्स में, होल नंबर में आएगा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स taking a one element as in the fixed quantity, the different masses of the second element will be in the small whole number ratio. अब मैं आपको केमिकली कोई एक एग्जाम्पल उसका सेटअप करता हूँ। जैसे आपने लिया एक कंपाउंड लिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। कार्बन जो दो चीजें बना सकता है, CO एंड CO2। यहाँ पे कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। यहाँ पे कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 है। अब हमने आपको बताया जिस एलिमेंट का सेम है उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो लीजिए। यानी 12 तो सेम है आपका, 12 छोड़ना है, यानी ऑक्सीजन के मास CO में और CO2 में चेक करेंगे तो 16:32। दैट्स मीन ये क्या हो गया आपका 1:2। दैट्स मीन ऑक्सीजन इन CO and oxygen in CO2 will be in the small whole number ratio. Another example देखिए, एक और बता रहे हैं आपको, SO2 and SO3। सल्फर जो है दो कंपाउंड ये बना सकता है, इजीली बनाता है, ऐसे तो और भी बनाता है। यहाँ पे हम सल्फर के लिए निकालेंगे 32 and here also 32, 16 to the 32, here 32 and 48। अब वो जो कांस्टेंट है, जो सेम है, उसको हम हटा दें, 32 ये हटा दिया। अब आप क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का इसमें देखें और ऑक्सीजन का इसमें देखें तो 32 रेशियो 48, 8 4 सा और 8 6 सा एंड 2:3। दैट्स मीन ऑक्सीजन का मास रेशियो SO2 में और SO3 में फिक्स में है। ये आपका तीसरा लॉ था स्टूडेंट्स। पहला लॉ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा भी पढ़ा, और इसमें हमने आपको दो एग्जाम्पल्स भी बताए। अब आपको एक एग्जाम्पल इसी लॉ पे आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखना है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। N2O बनाता है, NO बनाता है, NO2 बनाता है, N2O
बनाता है। इन 4 कंपाउंड्स में, ऐसे तो 5 बनाता है, मैंने आपको 4 दिए हैं। इनमें नाइट्रोजन को सेम रखते हुए आपको ऑक्सीजन के मास का रेशियो फाइंड आउट करना है और उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी जो 2 लॉ हैं वो थोड़ा लेंदी है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ गैलुसाक्स लॉ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, वॉच द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।